हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ की काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आज हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 20 सितंबर 2022। तो उससे 20 सितंबर से पहले पहले आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और अभी तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपकी डेट रिलीज नहीं हुई है। जब भी आपकी डेट रिलीज होती है तब मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। अब उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जामिनेशन में टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें से दो पार्ट्स में आपके 100 एमसीक्यूज को डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। सेक्शन बी से 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ये कोर्स को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको हम यहाँ पर टाइम टू टाइम गाइड करवाते हैं। हमारे कोर्स में गाइड करते रहते हैं कि कहाँ से आपको स्टडी करना है, कहाँ से आपको प्रिपरेशंस करनी है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। तो सारी चीज़ों की गारंटी है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स आप स्कोर कर सको। तो याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Dash is a measure that refers to the extent of symmetry or asymmetry in a distribution. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टूल होता है जिसमें आप सिमेट्री और असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। सो वो टूल होता है आपका स्क्यूनेस टूल। अब स्क्यूनेस टूल क्या होता है, जिसमें आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री और असिमेट्री को मेजर करते हो। जैसे आपको इस फिगर में देखना है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम दिखेगा। सिमेट्रिक मतलब अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, मान लो अपने कोई पॉपुलेशन पर आप स्टडी कर रहे हो और उस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड है, तो उससे आप कहोगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्री है। मतलब अगर आप इसको बीच से कट करते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड में जितना आपको दिखता है इमेज और राइट साइड में दिखता है, ये दोनों आपकी मिरर इमेज होंगी, दोनों साइड भी आपको एक जैसे ही इमेज दिखेगी। उसे आप कहते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप स्क्यूनेस से भी मेजर करते हो। और असिमेट्री, मान लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड में अगर टिल्टेड है, तो इसके लिए भी आप स्क्यूनेस का यूज करोगे, स्क्यूनेस टिल्ट का यूज करोगे, जिसे आप कहते हो पॉजिटिव स्क्यू। अगर आपका जो ग्राफ है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड में टिल्टेड है, जिसे आप कहते हो नेगेटिव स्क्यू। सो इसको मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस का यूज करेंगे, स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे और इससे आप क्या होते हो,
ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि राइट साइड पर टिल्टेड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्यूनेस। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जांपल होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी जेंडर को एनालाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर। जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। तो आपके पास एक वेरिएबल है। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में। यूनि का मतलब होता है एक, जैसे जेंडर है यहाँ पर, ओके, और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जांपल। अब बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल है। अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो, सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे। सो इस केस में आप बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो, तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे। अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर, उनकी हाइट और उनका वेट। तो इस केस में आपके पास तीन वेरिएबल है। तो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर। तो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The sampling interval k is determined by the equation। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग इंटरवल, जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप किस इक्वेशन से डिटरमाइन करोगे। अब सैम्पलिंग इंटरवल होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैम्पलिंग इंटरवल्स मतलब आप सैंपल्स को कितने इंटरवल्स पर कलेक्ट कर रहे हो। तो सैम्पलिंग इंटरवल्स आप जनरली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यूज करते हो। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल करते हो। अब मान लो जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो 100 है। अब आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी 100 पॉपुलेशन है, तो आप 100 के 100 पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो 100 पॉपुलेशन है और आपको चाहिए जो मेरा सैंपल होगा वो सैंपल में सिर्फ 10 लोगों पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कुछ इंटरवल्स पर, आपके पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से आप कुछ इंटरवल्स पर सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन। कैपिटल एन जिसको आप पॉपुलेशन कहते हो, आपकी पॉपुलेशन मान लो इस केस में 100 है और सैंपल आपको 10 चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी के। सैम्पलिंग इंटरवल हो जाएगा आपका के। सो के की वैल्यू 10 आ रही है। मतलब अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 है, तो अगर आप पॉपुलेशन में से पहले पर्सन को सिलेक्ट करते हो तो आप 10 के गैप पर, आप 10 के गैप पर आप क्या करोगे, 10 का गैप लोगे और देन 11th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। देन 11 वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप 10 का गैप लेकर 21st नंबर वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही आप 10 का गैप लेकर 31st वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। सो के जिसको आप सैम्पलिंग इंटरवल कहते हो उसको उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन आपके पॉपुलेशन होंगी, कितनी टोटल इंटायर पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय एन कि आपको पॉपुलेशन में से कितना सैंपल चाहिए। तो वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। देन सैम्पलिंग इंटरवल की जो वैल्यू आएगी आपको उस इंटरवल से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पर सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, k इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस प्रोसेस इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा एनालिसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अब डेटा एनालिसिस प्रोसेस के ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। डेटा एनालिसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है एडिटिंग ऑफ डेटा।
कि आपको डेटा को कैसे एडिट करना है। अब रिसर्चर ने अपने इंटरव्यूज के थ्रू, मान लो इंटरव्यूज के थ्रू रिसर्चर ने रिस्पोंडेंट से जो भी आंसर्स उनके रिकॉर्ड किए होंगे, तो समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती होंगी। तो उस जो भी रिकॉर्डेड आंसर है, अगर वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो उस डेटा को एडिट करेंगे रिसर्चर। और यू कैन से रिस्पोंडेंट्स और इंटरव्यूवर्स से जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उस डेटा को रिसर्चर एडिट करते हैं। एक तरीके से डेटा एडिटिंग में रिसर्चर डेटा को क्लीन करते हैं, जो भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होंगी उसको हटा देते हैं। सो डेटा एडिटिंग ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस का। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन डेटा एडिट करने के बाद आप उस डेटा पर कोड करते हो। रिसर्चर क्या करते हैं, डेटा को कोड करते हैं। अब डेटा कोडिंग क्या होता है, अब मान लो जैसे रिसर्चर ने अपने रिसर्च में मेल और फीमेल्स दोनों पर स्टडी करा, तो मेल्स के लिए रिसर्चर एम यूज करेंगे, फीमेल्स के लिए रिसर्चर एफ यूज करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्चर कुछ कोई कोई चीजों के लिए, कोई कोई वर्ड्स के लिए कोड यूज करते हैं। अब मान लो मेल के लिए रिसर्चर ने +1 यूज कर लिया, फीमेल के लिए -1। तो ये सारे ऐसे रिसर्चर्स कोड यूज करते हैं अपने रिसर्च में, डेटा के लिए कोड यूज करेंगे, सो उसे कहते हैं डेटा कोडिंग। सो ये आपका सेकेंड स्टेप में आता है डेटा कोडिंग। देन थर्ड स्टेप में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब रिसर्चर जो होते हैं एक पॉपुलेशन पर मान लो कोई स्टडी कर रहे हो और वो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, तो पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस होती है उसको रिसर्चर पहले होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनके सिमिलैरिटीज, उस पॉपुलेशन की सिमिलैरिटीज, जो सिमिलैरिटीज है उसकी बेसिस पर रिसर्चर उस पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी उसमें क्लैरिटी होगी। और आपका जो क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन भी तभी होगा जिसमें क्लैरिटी हो, इक्वालिटी ऑफ स्केल हो, एक्यूरेसी हो। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आपका ये थर्ड स्टेप होता है। एंड देन उसके बाद आप टैबुलेशन ऑफ डेटा। रिसर्चर क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा होता है उसको एक टेबल फॉर्म में करते हैं। प्रॉपर टेबल नंबर डालेंगे, हेड नोट्स, फुट नोट्स, कैप्शन, प्रॉपर टॉपिक। सो उस तरीके से डेटा में टैबुलेशन में मतलब टेबल में सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सारा डेटा लिखते हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर अगर उस टॉपिक पर रिसर्च करे तो उस डेटा को यूज कर सके। देन उसके बाद जो भी डेटा होता है रिसर्चर्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिमेंबर फर्स्ट स्टेप होता है आपके डेटा एनालिसिस प्रोसेस का डेटा एडिटिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल किस ऑप्शन का सबसेट होता है। किस सबसेट मतलब किसका पार्ट होता है, किस ऑप्शन का पार्ट होगा, किस ऑप्शन का सबसेट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर आपका जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में आपके जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से थोड़े बहुत पॉपुलेशन का एक पार्ट लेते हो, थोड़े बहुत मेंबर ले लेते हो। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आपने 1 2 3 4 5 लोगों को ले लिया और ये आपका सैंपल बन गया। तो सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट और पॉपुलेशन का सबसेट। तो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेयर एज ऑप्शन ए आपको गिवन है डेटा। डेटा क्या होता है, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आप डेटा कहोगे। तो सैंपल जो है आपका डेटा का सबसेट नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ग्रुप, ग्रुप भी इस केस में करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप डेटा को किस तरीके से स्प्रेड करते हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ पर सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी सबसेट नहीं होगा, बल्कि सैंपल जो होता है इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कुछ पार्ट होता है आपका सैंपल। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट, which law asserts that the greater the number of items one chooses from a universe, the greater is the possibility of accuracy? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आपके ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, उतने ज्यादा आपके ग्रेटर रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। मतलब अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ पर यूनिवर्स से रिलेटेड पॉपुलेशन है और आप पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका सैंपल है। अब पॉपुलेशन में आपके टोटल 100 लोग हैं, 100 पीपल है, और आपने जो सैंपल चूज किया वो ग्रेटर चूज करा। अपने सैंपल में आपके जो मेंबर्स है वो टोटल 90 है मान लो। तो आपका जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग है और आपके जो सैंपल है उसमें टोटल 90 पीपल है। अब मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है, अब मैं समझ लो पॉपुलेशन की यहाँ पर हाइट मेजर कर रही हूँ,
इस केस में मैं हाइट पर स्टडी कर रही हूँ, हाइट मेजर कर रही हूँ लोगों की। तो पॉपुलेशन का जो मीन है मेरा और जो सैंपल का मीन है ये लगभग सेम ही आएगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होंगी कि वो रिजल्ट जो मेरे एक्यूरेट आए। तो अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है और आपका जो सैंपल है, पॉपुलेशन में से अगर आप जो सैंपल चूज कर रहे हो और सैंपल का साइज आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा ग्रेटर होगा, उतने ज्यादा ये पॉसिबल है कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आए। तो ये लॉ आपका कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। जितने ज्यादा आपके नंबर्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड और अप्रोच। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट क्या होता है? कोई टेक्स्ट है, कोई मैटर है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वर्ड्स। तो आप टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हो, वर्ड्स को एनालाइज कर रहे हो, तो ये आपका क्वालिटेटिव मेथड होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्वालिटेटिव मेथड है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? जिसका एम ही होता है कि थ्योरी को डेवलप करना। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि रिसर्चर डेटा से थ्योरी को डेवलप करते हैं। डेटा को एनालाइज कर उस डेटा में आप एनालाइज करेंगे, रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे एंड देन उसके हेल्प से कोई थ्योरी को डेवलप करेंगे। सो ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर थ्योरीज को डेवलप करते हैं। सो ये आपका क्वालिटेटिव मेथड होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब डिस्कशन के थ्रू एनालाइज करना। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में एक मेथड होता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में रिसर्चर क्या करते हैं, और ग्रुप बनाते हैं 4-5 लोगों का, उसमें डिस्कशन होता है, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड देन कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ उस टॉपिक को एनालाइज कर कुछ थियोरी डेवलप करेंगे। सो ये भी क्वालिटेटिव मेथड होता है आपका। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ये आपके सोशियोलॉजी में आता है। ये सोशियोलॉजी की स्टडी का एक पार्ट होता है। सोशल मतलब जब भी आप सोशल कोई वर्ड देखते हो इट इज रिलेटेड विथ सोसाइटी। सोशल वर्ड सोसाइटी से रिलेटेड है। एंड कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी सोच बना लेते हो, ये कोई नेचुरल वे से नहीं आती है, आप खुद ही बना लेते हो एक सोच के। कोई पर्सन है, आप कोई पर्सन के बारे में सोच लेते हो कि वो ऐसा ही है, तो आपने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया उसके बारे में, आपने आपके दिमाग में ये बिठा लिया कि वो पर्सन ऐसा ही होगा। जैसे मान लो क्लास में एक स्टूडेंट है जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो कैसे वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट बना? सबने उसको कहा कि वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब आप बना लेते हो, आप एक दिमाग में सोच बना लेते हो, आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ये आपके सोशियोलॉजी में आता है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्शनिज्म मतलब आप लोगों के बारे में पहले से ही सोच लेते हो कि वो ऐसा ही होगा, आप दिमाग में पहले से ही सोच लेते हो। ये कोई नेचुरल वे से नहीं आता है, ये लोगों के थ्रू आता है। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड नहीं होता है, बल्कि ये सोशियोलॉजी का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। नेक्स्ट, any numerical value calculated from sample data is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप सैंपल के डेटा से कैलकुलेट करते हो, सो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सैंपल से कलेक्ट करते हो और कैलकुलेट करते हो सैंपल्स के डेटा से, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक में यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो सैंपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने सैंपल का हाइट मेजर किया, वेट मेजर किया, सो उसमें सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे, सो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। एरर क्या होता है? कोई मिस्टेक, आपके डेटा में कोई मिस्टेक हो उसे हम कहते हैं एरर। सो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, बायस। यहाँ पर बायस मतलब झुकाव, यहाँ पर कोई झुकाव की बात नहीं हो रही है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन मतलब एवरेज,
यहाँ पर कोई एवरेज की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो रही है जिसको आप सैंपल्स के डेटा को आप कैलकुलेट करते हो। सो वो होता है आपका स्टैटिस्टिक, ना कि मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंस्ट्रक्ट किस ऑप्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका जो कंस्ट्रक्ट होता है ये कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब कंस्ट्रक्ट और कॉम्बिनेशन क्या होता है हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट एक ब्रॉड टॉपिक होता है फॉर अ स्टडी, और कंस्ट्रक्ट जो होता है आपका, ये आपके थ्योरेटिकल टर्म में मीनिंग बताता है जिसको आप डायरेक्टली मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे किसी का आईक्यू लेवल, किसी का इंटेलिजेंस लेवल, किसी की लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल, कि आप लाइफ में कितने सेटिस्फाइड, अपनी लाइफ से आप कितने सेटिस्फाइड हो, ओके। और किसी के कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करता है। तो ये सारा आपका कंस्ट्रक्ट में आ जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आप इसको इनडायरेक्टली मेजर करोगे। जैसे किसी का वेट है आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, लेकिन किसी की कम्युनिकेशन के लिए आप उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। देन कंस्ट्रक्ट होता है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। वेयरएज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आइडियाज बताए, आइडियाज से रिलेटेड हो, जो किसी के कैरेक्टरिस्टिक, किसी के फीचर्स से रिलेटेड हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल दिया था, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट में कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए कम्युनिकेशन के, क्या आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका स्पेलिंग, आपकी वोकैबुलरी, आपका प्रोनाउंसिएशन, आप कैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हो व्हाइल टॉकिंग टू समवन, ओके। आप ग्रुप में बैठे हो, किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे चॉइस, आपके वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। सो ये आपके फीचर्स है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी चीजों को मिलाकर आपका कम्युनिकेशन स्किल बनता है, ये आपका कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा। सो कंस्ट्रक्ट जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जो हर बार वेरी करते हैं। सो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। तो हाइपोथेसिस ये आपका कंस्ट्रक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी कंट्रोल फैक्टर्स। कंट्रोल फैक्टर्स ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है जिसमें आप वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होगा। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, probability of drawing a random sample of size n from a population of n units using SRSWOR is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर SRSWOR, देन प्रोबेबिलिटी क्या चांस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कितने पॉपुलेशन में से सैंपल्स सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उसका हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा SRSWOR होता क्या है। सो रिमेंबर SRSWOR होता है आपका सिंपल, S for simple, R for random, simple random, again S for sampling, W for with, and O for out, without, simple random sampling without replacement, okay। तो इसका फुल फॉर्म होता है SRSWOR का फुल फॉर्म होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर आपके पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, फिर से पॉपुलेशन में फिर से उस मेंबर को नहीं भेजोगे। तो आपने ये मेथड यूज कर पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप फॉर्मूला यूज करते हो 1/, यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए आप कभी भी आपको याद रखना है पॉपुलेशन के लिए आप कैपिटल N यूज करते हो, तो ये पॉपुलेशन है आपकी। देन C फॉर चूज,
कि आप पॉपुलेशन में से कितने लोग को चूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप पॉपुलेशन में से आप n मतलब n सैंपल चूज करोगे। सो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितना चांस होंगे कि पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट होने के। सो कभी भी प्रोबेबिलिटी आता है तो 1 अपॉन आ जाता है। सो 1 अपॉन कैपिटल N C स्मॉल n। सो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।